था कि जो जिनको हम भक्त कहते हैं उन भक्तों में और इन भक्तों में आखिर क्या फ़र्क है? अगर हम इन भक्तों की मुखालफत कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन भक्तों की भी मुखालफत करें। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भक्त हर जगह है। साहब कि जामिया नगर का इलाका दिन ब दिन जो है आए दिन सेंसिटिव होता जा रहा है, क्या ज़रूरत पड़ी कि 2 महीने का कर्फ्यू लगाने की, धारा 144, ये बताइए। देखिए, जामिया नगर इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बेहद ख़राब नागुफ्ता बे हो गई है और इस पर सवाल उठने चाहिए। और जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे और एमएलए और काउंसलर्स और ये सब लोग हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी सवाल करें कि एक महीने में 4 कत्ल एक इलाके में हो जाएं और ट्रैफिक का भी कोई नज़र नहीं है। ड्रग्स का मुस्तकिल का यहाँ काम बढ़ रहा है। ड्रग के मामले को लेके भी यहाँ पर शुरेबाजी के वाक़यात पेश आए हैं और ड्रग पेडलर्स गली गली घूम रहे हैं, स्कूलों के बाहर घूम रहे हैं। हमने पहले भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इस जानिब तवज्जो दिलाई। शराब का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है और इसी किस्म के देखिए एक वक्त था 1997 से 2002 तक मैं यहाँ पर नागरिक सुरक्षा समिति जो पुलिस और पब्लिक कमेटी होती है, मैं उसका चीफ कन्वीनर था। यहाँ पर न एक भी सालों साल न कत्ल का कोई वाक़या था, ना यहाँ ड्रग्स का कोई कोई बिकने का इंतज़ाम था, ना यहाँ शराब बिकती थी, ना यहाँ फिरौती और अगवा हुआ करते थे, न यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो औरतों का कारोबार कुछ भी नहीं होता था। ऑर्गेनाइज क्राइम के नाम पे कुछ नहीं था। हाँ, ज़मीनों के झगड़े होते थे, प्लॉट पे कब्जे होना, मकान पे, यही सब हुआ करता था और कोई क्राइम नहीं था इस इलाके में। 2008 तक नहीं था ये क्राइम, लेकिन 2008 के बाद जो क्राइम स्पॉट हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ फेलियर नहीं है अकेले। मुझे ये बात कहते में तकलीफ़ है कि ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की के ताउन से क्राइम का ग्राफ इस इलाके में ये बढ़ा है और इसके बढ़ाने में यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों की तसाहुली, लापरवाही या मिलीभगत ये शरीक है। सर वो तो कह रहे हैं कि हमारे सुनते ही नहीं है, सच्चो हमारी कोई मांग ही नहीं सुनता है, तो कैसे हम अभी प्लॉट पे कब्जा करवा दीजिए, किसी के फ्लैट पे कब्जा करवा दीजिए, किसी चुने हुए नुमाइंदे के जो प्रॉपर्टी का काम करता हो, तो पता चल जाएगा कि कितना पुलिस सुन रही है, कितनी नहीं सुन रही है। इस मामले में नहीं सुनती, उस मामले में सुनती है। तो ये जो मिली भगत के साथ काम हो रहा है, तो हमने तो कह रहे हैं खुद मैं गिरफ्तार हो जा रहा हूँ, मेरे घर पे रेड पड़ जा रही है। सब वो तो वो सियासी चीज है ना, इस मामले में थोड़ी गिरफ्तार हो रहे हैं, वो एक अलग मामला है, वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, लेकिन ये सोशल इश्यूज हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इतने बड़े क्राइम हो रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी एमएलए अलोन। मैं सिर्फ एमएलए की बात नहीं कर रहा, मैं तो काउंसलर की बात भी कर रहा हूँ, मैं सिविल सोसाइटी की बात भी कर रहा हूँ। मैंने डीसीपी साहिबा से वक्त मांगा है कि हम 4-5 लोग 6 लोग मिल के वहाँ थाने में उनके ऑफिस में जाके बात करें और कहें कि ये तो आप पुलिसिंग कीजिए, थोड़ी बहुत तो पुलिसिंग हम लोग भी इतने दिन में जान ही गए हैं, हमारी मदद लीजिए, इलाके के लोगों की मदद लीजिए, वेलफेयर एसोसिएशन की मदद लीजिए। ये इलाका है जिसमें सारे मुल्क की 14 नेशनल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के हेड ऑफिस हैं, इतनी बड़ी तादाद में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, एनजीओज हैं, इन सबके होते हुए और दिल्ली जैसी हाईली एक्सपर्टाइज पुलिस का दावा करने वाली कि हाईटेक पुलिस है पूरे मुल्क की दिल्ली पुलिस, इसके बाद भी एक इलाके में इतने, और ये तो यहाँ तो हो ही रहे हैं ओखला में, और इलाकों में भी कत्ल की वारदातें बहुत ज़्यादा। आप देखिए सीलापुर के इलाके में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, रोनी की साइड में, द्वारका की साइड में, सब में ये क्राइम बढ़ा है। तो ये एक तशवीश की बात पूरी दिल्ली पुलिस के लिए है। नए कमिश्नर साहब जो आए हैं उनको भी ये बात देखनी चाहिए और हमारे इलाके की डीसीपी साहिबा, मैं समझता हूँ कि शी इज़ हाईली अ सीजन्ड पुलिस ऑफिसर, और वो ये वही मोहतरमा है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ है मिस पांडे, मेरा अंदाज़ा है कि जिन्होंने निर्भया का केस 3 दिन में सॉल्व किया था, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत हाईली प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं। उनको अपने इस विवेक का और अपने इस एक्सपर्टीज का यहाँ पर इजहार करना चाहिए कि वो क्राइम को रोके। सर 144 लगा देने से क्या लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, मोहल्ले के अंदर किसी भी मोहल्ले में 144 के कोई मानी नहीं होते। 2 महीने के लिए लगा दिया गया। 2 महीने के लिए या 2 साल के लिए एक मोहल्ला जिसमें मास लिविंग का कॉन्सेप्ट हो, जहाँ एक छोटे से एरिया में 3-4 किलोमीटर के एरिया में 5-7 लाख की पॉपुलेशन हो
और जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ पर आप अगर 144 लगा रहे हैं तो वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकते। लेकिन उसके बावजूद 24 घंटे में 2 वारदात हो जाती है गोली चलने की, 2 घायल हो जाते हैं, की मौत हो जाती है 144 लगने के बाद भी। 144 का इससे कोई ताल्लुक नहीं ना। कत्ल करने के लिए तो आदमी अकेला आता है, अनलॉफुल असेंबली नहीं करता है कत्ल करने के लिए ना। पुलिस तो हर जगह तैनात है। नहीं, पुलिस तैनात नहीं है, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। पुलिस तैनात नहीं है, ये मसला है। क्योंकि जो आपको दिखाई दे रहा है, पुलिस की जो तैनाती आपको दिखाई दे रही है, वो तैनाती लॉ एंड ऑर्डर के गर्ज से नहीं है। फिर किस वजह से? वो जो आप जामिया नगर के एंट्रेंस पे, चाहे आप होली फैमिली की साइड से एंटर हो या आप शाहीन बाग की साइड से एंटर हो या आप जाकिर नगर की साइड से, तो ये पूरा इलाका एक फोर्ट्रेस बना के इसको ब्लॉक किया हुआ है। तो ये जो तैनातियां हैं, ये एक्चुअल नॉर्मल पुलिस की तैनाती नहीं है। ये तो यहाँ पर ये तैनाती है कि यहाँ पर जो एक इम्प्रेशन जनरेट करके दिया गया है कि टेररिस्ट हब है, उस एक्टिविटी को रोकने के लिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां लगी हुई होंगी, दहशत बनाने के लिए। खौफ। ये नॉर्मल पुलिसिंग तो थाने काफी हैं। हमारे एरिया में कम से कम 3 थाने हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जामिया नगर, शाहीन बाग। तो 3 थाने, मैं कहता हूँ ठीक है, जरूरत है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पहले एक ही थाना था। सुरक्षा के लिहाज से हो भी सकता है, सुरक्षा के लिहाज से लगाया हुआ है पुलिस। किससे सुरक्षा और किसकी सुरक्षा? किससे सुरक्षा और किसकी सुरक्षा? अगर फिर तो ये सवाल जो ये कर रहे हैं वो जेन्युइन हो जाएगा कि अगर सुरक्षा के लिहाज से लगाएं तो कत्ल क्यों हो रहे हैं? 1 महीने में 4 कत्ल इतने छोटे से एरिया में हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को इससे दहल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी, मुझे एक साहब कोई कह रहे थे, किसी इंटरव्यू में मैंने सुना कि कत्ल हो जाने के बाद कातिल को पकड़ना पुलिस का एक कमाल यकीनन हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा कमाल पुलिस का यह है कि वो कत्ल ना होने दे, और उसमें पुलिस नाकाम हो रही है। पकड़ रहे हैं, छोटा सा इलाका है, बहुत आसान हो जाएगा पकड़ना, लेकिन क्राइम कमिट ना हो, ये है एक्चुअल पुलिसिंग। कि आपने क्राइम कमिट हो जाने के बाद क्रिमिनल को अरेस्ट किया, तो ये कोई बहुत बड़ी पुलिसिंग का मयार नहीं है। पुलिसिंग का असल मयार और उसके असल टेस्ट और उसका असल एक्सपर्टीज ये है कि वो क्राइम को कमिट होने से रोके। सर, जिम्मेदार किसको मानते हैं? यहाँ के लोकल विधायक, लोकल जो भी पार्षद हैं, या पुलिस नहीं है कि किसी एक की जिम्मेदारी फिक्स की जा सके। ये कलेक्टिव क्राइम को रोकना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें सबसे बड़ा रोल होता है लोकल पुलिस का, कि वो अपना इकबाल, अपना दबदबा कायम रखे और उसकी नज़र इतनी चौकस हो कि वो एक क्राइम को होने से पहले सेंस कर ले और उसको एट दी आउटसेट वो रोक दे। ये है पुलिसिंग का पार्ट। और दूसरा पार्ट है सोशल पार्ट, कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए अपना फर्ज कितना निभा रहा है। हमारे सोशल जो एल्डर्स हैं, उन एल्डर्स का समाज में कोई इम्पैक्ट है या नहीं है। हमारी जो पेरेंटिंग है, तो हम बच्चों को क्या सिखा के कौन सा समाज में, ये सारा पार्ट है। और इसी तरीके से जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो वेलफेयर एसोसिएशन के साथ में अटैच होते हैं। अगर वो उनकी रेगुलर मीटिंग करें तो एरिया वॉच डॉग का एक मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म हमारे यहाँ नहीं है। वो जिम्मेदारी हमारे चुने हुए नुमाइंदों की है कि वो एसोसिएशंस के साथ कोऑर्डिनेट करके लोकल एरिया वॉच करें, करवाएं उन वेलफेयर एसोसिएशन से, वो नहीं करवा रहे हैं। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें मेजर पार्ट पुलिस का है। वो भी तो ये हर पार्ट पे, जब पुलिस का पार्ट पे फेलियर होता है, जो पेरेंट बॉडी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, जब वहाँ फेलियर होता है तो उसका रिपरकशंस पूरे डाउन दी लाइन आते हैं नीचे तक, फिर वो फेलियर होता चला जाता है। सर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे होगा ये बताइए? पुलिस को किसी तरह का प्रेशर है या फिर पुलिस अपना काम खुल के क्यों नहीं कर रही है? ये तो पूछेंगे, अगर मुलाकात का वक्त मिल गया तो डीसीपी साहिबा से ये पूछेंगे कि पुलिस अपने काम को करने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रही है। किसी तरह का प्रेशर हो, ये भी तो हो सकता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं कि ये इस मामले में तो प्रेशर होने नहीं चाहिए। तो नॉर्मल पुलिसिंग की चीज़ है, तो अगर एक डीसीपी, एसीपी, एसएचओज हैं तो उनके ऊपर तो पहली जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस, यही जिम्मेदारी है। इसमें कोई लोग उनसे ये कहें कि नहीं इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना होने दो या इस इलाके में नए क्रिमिनल पैदा करो, तो मुझे लगता नहीं कि कोई सेंसिबल आदमी, चाहे जितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, ऐसी कोई हरकत करता होगा।
लेकिन मैं इसको सिर्फ इतना ही मानता हूं कि ये नेग्लिजेंस है पुलिस के पार्ट। सर, जिस तरीके से पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा तो ये आवाज़ उठने लगी कि आरएसएस भी बैन होना चाहिए। जिस तरीके से पीएफआई काम कर रही थी उससे भी निचले स्तर पर जाकर आरएसएस काम कर रही थी, उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये डिबेट मुस्तकिल चल रही है। हम ये कह रहे हैं कि पिछले 75 साल से इस मुल्क में बतदरीज रेडिकलाइजेशन बढ़ा है और नई नई पॉलिटिकल और सोशल रेडिकलाइज फोर्सेस सामने आई हैं। 1948 में आज़ाद होने के मुल्क के 1 साल के अंदर अंदर गांधी जी की शहादत हुई और उसके बाद आरएसएस बैन हो गया। वो पहला बैन था आज़ाद हिंदुस्तान में। तब से लेके अब तक 2022 तक 75 साल में 100 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस बैन हुई और बैन हटे। ये रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड में अगर हम इसको रिलीजियस एंगल के साथ देखें तो हम ये देखते हैं कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पैन इंडिया लेवल पर सिर्फ 2001 में एक ऑर्गेनाइजेशन बैन हुई। उससे पहले जमात इस्लामी का बैन टिट फॉर टैट की तरह था, जो कि इमरजेंसी के वक्त में जमात इस्लामी को बैन किया और एक बार और बैन किया तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बैन की, जमात इस्लामी को भी किया और वो बैन ख़त्म हो गया। लेकिन पैन इंडिया लेवल पे इतना बड़ा बैन सिर्फ सीमी पे लगा और किसी पे नहीं लगा। बाकी जो आज तकरीबन 53-54 ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त बैन है और वो बैन ऑर्गेनाइजेशन या तो कश्मीरी मिलिटेंट्स की हैं या पंजाबी मिलिटेंट्स की हैं, नॉर्थ ईस्ट की हैं या नक्सलियों की हैं, वो हैं, मुसलमानों की नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों में रेडिकलिज्म बिल्कुल नहीं है। लेकिन डजन, मोर देन अ डजन, 1 दर्जन से ज़्यादा तंजीमें इस वक्त मुल्क में वो हैं जिनके प्रूविन रिकॉर्ड हैं रेडिकलाइजेशन के और वायलेंस के। अभिनव भारत है, हिंदू सनातन संस्था है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और दुर्गा वाहिनी है। इस तरीके से 1 दर्जन के करीब नाम हैं जो सर्कुलेशन में रहते हैं और उनके वर्कर्स के खिलाफ और उनके लीडर्स के खिलाफ केसेस है, अदालतों में चार्जशीट फाइल हुए हैं। बहुत से जो केसेस है इन्हें तो राष्ट्रवादी बताया जा रहा सर, कह रहे ये राष्ट्रवादी लोग। ये देखिए, ये सियासी बहस का सवाल है। मैं ये कहता हूं 2 चीजें बहुत वाज़ेह है। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, मुल्क की दाखिली सलामती को थ्रेट, इससे बड़ा इस मुल्क का कोई और इशू नहीं हो सकता। और अगर इस मुल्क को कोई इस इशू को कोई हिंदू और मुसलमान के नुक्ते नज़र से देख रहा है या अपनी सियासत साधने के नुक्ते नज़र से देख रहा है तो मैं इसे देशद्रोह मानता हूँ। और इसलिए दूसरी जो बात है, मैं इससे रिलेटेड मैं जोड़ रहा हूँ, ये कोई तर्क नहीं हो सकता कि मैंने चोरी इसलिए की कि आप भी चोर हैं। यानी आप एक अपनी गलती के जवाब में दूसरे को ये बताएं कि आपने भी ये गलती की इसलिए मैंने ये गलती की। ये तर्क वितर्क, ये दलील देने और ये बहस व तमीज का कोई मयार नहीं है। इसलिए आरएसएस पर पाबंदी लगी है इसलिए किसी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पे भी लगा दो, एक किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पे पाबंदी लगी है इसलिए आरएसएस पे भी लगा दो। ये मयार नहीं है। किसने सही मानों में गलत किया है उसको रोकिए। और हमने ये देखा है पिछले 75 साल में कि बैन लगाने से हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को कभी रोक नहीं पाए। सर, क्या वजह है कि सब में ज्यादा गिरफ्तारियां जामिया नगर से की गई? जामिया नगर में से तो सबसे ज्यादा नहीं की गई, जामिया नगर से तो नहीं की गई। सब में ज्यादा गिरफ्तारी जामिया नगर से। नहीं, वो जो पहली गिरफ्तारी की जो 27 सितंबर को या कब थी, 28 सितंबर के बाद 29 सितंबर को जो गिरफ्तारियां थी वो प्रिवेंटिव डिटेंशन थे। उसमें से अक्सर लोग शाम को छोड़ दिए गए थे। ये मज़े की बात है कि मीडिया ने उसको प्रोजेक्ट किया कि 30 लोग गिरफ्तार हो गए। सारी दुनिया ने वो खबर सुनी और देखी कि जामिया नगर से 30 लोग गिरफ्तार हो गए। शाम को 19 लोग छूट गए, प्रिवेंटिव डिटेंशन से बाहर आ गए। वो खबर किसी ने नहीं दिखाई, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। ये जामिया नगर के लिए ब्लॉट है। और ये मैं समझता हूँ यहाँ भी हमारे चुने हुए नुमाइंदों का और सिविल सोसाइटी का फेलियर है कि आपने, अगर नेशनल मीडिया ने नहीं बोला कि 19 लोग गिरफ्तार हुए, 19 लोग छूट के आ गए हैं, तो हमारे लोकल मीडिया को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को बोलना चाहिए था। देखिए, मैं जब नागरिक सुरक्षा समिति का चेयरमैन था यहाँ चीफ कन्वीनर, तो मैं पुलिस के हायर ऑफिशियल्स के पास जाके मैं ये बताता था कि इस इलाके को लेबल किया जा रहा है,
नाम उसको दिया जा रहा है। उस वक्त भी कुछ ये हरकतें नई नई शुरू हुई कि सीरतुन नबी का एक जलसा अगर बटला हाउस चौक पे हो गया तो पूरे इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स लग जाया करता था और बीएसएफ आ जाती थी और बटला हाउस चौक से लेके कहा जबना तक वो पूरे पुलिस की छावनी बन जाती थी। दूसरा हम कहते कश्मीर बनाने की थे तैयारी है सर क्या? इतना प्रोवोकेशन मत दीजिए ना, ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए। ये कश्मीर का इशू नहीं है, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन है, उस पर ग्रीवियंसेस है, वो सरकार के सामने पेश करनी है। तो उस वक्त हम जाते थे कि और हायर पुलिस ऑफिसर्स को बताते थे कि देखिए ये ऐसा इशू नहीं है कि आप इलाके को बदनाम कर दें, और हम चूंकि तर्क के साथ बात करते थे उस वक्त तो वो बात सुन ली जाती थी और उस बुनियाद पर यहाँ SHO ट्रांसफर हो गए हायर ऑफिसर। लेकिन अब इस लेवल पे बात करने वाला कोई है नहीं कि वो पुलिस के हायर ऑफिसर्स के साथ कोई आर्गूमेंट कंटेंट के बेसिस पे करे। ऐसा यहाँ हमारे ना MLA साहब कर रहे हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो जाके DCP के साथ बात करते में कसरेशान महसूस करते होंगे। हमारे काउंसलर्स को उसका शायद इतना अंदाजा नहीं है कि कैसे बात करनी है। और हम जैसे लोग जब जाते हैं तो मैंने क्यों छोड़ा नागरिक सुरक्षा समिति को, मैंने इसलिए छोड़ा कि इन्हीं चुने हुए नुमाइंदों ने, जो उस वक्त भी चुने हुए कुछ थे, अब एक्स हो गए, कुछ अभी चुने, इन्होंने सब जगह खड़े हो के अफवाह उड़ाई ये तो पुलिस के मुखबिर हैं, ये तो पुलिस से तो कैरेक्टर एसिसिनेशन किया उस वक्त जब हम रोक के तमाम चीज़ों को और इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस की मदद कर रहे थे, तब कैरेक्टर एसिसिनेशन किया। आज कोई नहीं है उस लेवल पे खड़ा हुआ तो क्राइम का हाल देखिए। लेकिन सर जिस तरीके से आरोप लगा, गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे, एक विशेष समुदाय को कट्टर बना रहे थे PFI के लोग, जो आरोप लगाया गया उस आरोप को आप सिद्ध मानते हैं? वो मेरे सिद्ध मानने ना मानने से कुछ होता नहीं है। आरोप लगाया NIA ने, साबित करने का ओनस है NIA के ऊपर, और वो उसका फोरम है कोर्ट। जो कुछ भी चार्जेस NIA ने लगाए हैं वो कोर्ट में स्क्रूटनाइज होंगे और कोर्ट तय करेगा कि वो चार्जेस सही हैं या गलत है। ये मैं और आप तय नहीं कर सकते, हम प्राइमा फेसी ये नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए एक बड़ी मजबूरी ये है कि आपको किसी को तो अपनी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा ना। आपके पास कोई प्राइवेट तो सुरक्षा एजेंसी है नहीं, जो सरकार की CBI है, सरकार की IB है, सरकार का NIA है, आपको प्राइमा फेसाई उसी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा और फिर वो जो एजेंसी है वो सब्जेक्ट टू द जुडिशियल स्क्रूटनी है। हम ये कहते रहे और इल्ज़ाम लगाते रहे हैं और वो इल्ज़ाम साबित होता रहा है। उस बुनियाद पर हम बहुत सी बातें कहते हैं। 98% रेट ऑफ एक्विटल है। NIA ने या ATS या इससे पहले जो और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी, उन्होंने टेररिज्म के इल्ज़ाम में इस मुल्क में जितने लोगों को भी गिरफ्तार किया, 98% केसेस में वो एजेंसीज अपने केस कोर्ट पे प्रूव करने में नाकाम हो गई और उन बच्चों को छोड़ा गया। इसलिए हम उन एजेंसीज पे सवाल इस बुनियाद पे खड़ा करते हैं, लेकिन किसी नए केस पर ये हम नहीं कर सकते। सवाल इसी बुनियाद पे करते हैं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड चूंकि फेलियर्स का है, इसलिए आपकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। किसी पॉलिटिकल प्रेशर में अगर एजेंसीज काम कर रही हैं तो उनको चाहिए कि वो अपनी रूल बुक के मुताबिक काम करें, पॉलिटिकल प्रेशर में काम ना करें, तब हम सिक्योरिटी कंसर्न्स को रोक सकें। लेकिन सर जैसे PFI कहती थी कि हम कैडर बेस हमारा है पूरा, तो उनका कैडर कहाँ चला गया, गायब हो गया सब? पता नहीं मुझे कहाँ गया, मैं तो देख नहीं पाया, मुझे नहीं मालूम कहाँ गया। मैं तो ये जानता हूँ कि, और ये बात मैंने कही भी थी, और ये उसूली बात है कि मेरी जेब में अगर 10 रुपये हैं तो तो मेरा अखलाकी तकाजा यह है कि मैं 10 ही रुपये बताऊँ कि मेरे पास 10 रुपये हैं। लेकिन मेरी जेब में 10 रुपये है और मैं कह रहा हूँ मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मेरी इंटेंशंस कहीं ना कुछ तो मुख्तलिफ हैं। और मुझे लगता है कि PFI के केस में ज़्यादातर यही हुआ है कि आपकी जेब में 10 रुपये थे और आप 100 रुपये बताना चाह रहे थे। तो इसका फ़ायदा तो कम्युनिटी को इसका क्या फ़ायदा है और मुल्क को इसका क्या फ़ायदा है, मेरी तो समझ में नहीं आता। बताया ये जा रहा है कि PFI आतंकी संगठन है, तो ये आतंकी संगठन अगर है तो इन्हें पनपने क्यों दिया गया? किसने कहा कि PFI आतंकी संगठन? बिल्कुल मीडिया में ये बिल्कुल एकदम। देखिए मैं मीडिया पे कमेंट नहीं करना चाहता, मैं कमेंट करूंगा जो सरकार की भाषा है, मैं उसको स्क्रूटिनाइज करूंगा। सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन में PFI को
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है। मेरे पास गजट नोटिफिकेशन है, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। सरकार ने कहा कि ये एक अनलॉफुल एसोसिएशन है, पीएफआई और उसके एफिलिएट्स जो 8 और 9 और दीगर ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबको उन्होंने कहा कि अनलॉफुल है और ये पैसे इकट्ठा कर रहे थे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए और इनके ताल्लुकात थे दूसरे ममालिक की एजेंसीज के साथ। लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन न किसी इंडिविजुअल को कहा है उस गजट में, न किसी ऑर्गेनाइजेशन को। भारी तादाद में एसडीपीआई के मेंबरों को भी अरेस्ट किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कह दिया कि पीएफआई का एसडीपीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जिस वक्त ये कह रहा था, अब देखिए यही बात है, मैं एसडीपीआई में 3.5 साल रहा। मेरा एक स्टेटमेंट आया कि एसडीपीआई और पीएफआई इंटरलिंक्ड हैं क्योंकि पीएफआई का बड़ा कैडर एसडीपीआई की अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे मौजूद है। मैंने बिल्कुल क्लियर ये स्टैंड लिया जो सच है। मुझे लोगों ने कहा कि ये सच ज़रूर है मगर आपको आवाम में नहीं बोलना चाहिए, तो मैं क्यों नहीं बोलना चाहिए आवाम में। अब मेरे इस स्टेटमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आता है कि नहीं इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर क्या है, मैं चुप हो जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जिस तरीके से मैं प्राइमा फेसाई एनआईए की चार्जेस को मान रहा हूँ, इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन भी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन है हमारे मुल्क का। तो अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं है लिंक एज ऑफ नाउ टिल टुडे, ये उन्होंने कहा है, अब टिल टुमारो क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ईसीआई अगर आज बोल रहा है कि नहीं है, तो जैसे मुझे एनआईए को प्राइमा फेसी मानना पड़ेगा ऐसे इनको भी मानना पड़ेगा। मैं तो चैलेंज नहीं कर सकता, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करने की ना ताकत रखता हूँ ना ज़रूरत है मुझे कि मैं इलेक्शन कमीशन से जाके कहूँ कि नहीं जी नहीं, पीएफआई का और एसडीपीआई में तो इंटरलिंकेज है, आप कैसे कह रहे हैं, ये स्ट्रेंथ मेरे अंदर नहीं है। सर मैंने आपका एक पोस्ट देखा, उसमें आपने अपने पोस्ट में लिखा है कि एसडीपीआई के जितने भी मेंबर है, जितनी कैडर है, सब मेरी पोस्ट से दूर रहे, मेरे प्रोफाइल से दूर रहे। ऐसे क्या नौबत पड़ गई? देखिए मेरे जब स्टेटमेंट आए, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में मुझे याद नहीं कि मैंने बड़े इश्यूज पे झूठ बोले हो। छोटे छोटे मामलात में कभी कोई झूठ बोल दिया हो तो बोला हो, मिली मामलात में पर्टिकुलरली मैंने ना कभी किसी मसलहत से काम लिया ना झूठ से काम लिया, भले ही वो मेरे खिलाफ गया हो। मैंने खुल के बात किया, खुल के करता हूँ। मैंने जब ये स्टेटमेंट दिया कि पीएफआई पे स्टेटमेंट बैन के कोई मीनिंग नहीं है अगर आप पॉलिटिकल जो उनके आउटफिट है उनको आप चेक नहीं कर रहे, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग पार्ट एक्चुअल वही होता है। इसलिए मैंने कहा बैन की पॉलिटिक्स ही गलत है। आपने आरएसएस को बैन किया और बीजेपी को बैन नहीं किया, तो आरएसएस का पूरा जो बेसिक कैडर है वो तो बीजेपी में ही है, तो आरएसएस के बैन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पैरेलल में पॉलिटिकल आउटफिट चल रहे हैं, अगर आप उसके पॉलिटिकल आउटफिट को नहीं रोक रहे हैं तो फिर इस पर बैन का कोई मतलब नहीं है। तो आप बैन मत लगाइए ना, फिर किसी पे भी बैन मत लगाइए, उठाइए जो भी आदमी जो परेशान कुन है, जो थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, उठाइए, जेल में डालिए, साबित कीजिए, सजा दिलवाइए, एज सिंपल एज इट इज। बैन करके आप और ज्यादा ताकत दे रहे होते, और अगर बैन कर रहे तो फिर कंप्लीट बैन कीजिए जो इफेक्टिव बैन हो। तो आप अगर बैन को पॉलिटिकल कॉमोडिटी बना रहे हैं और उससे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं बैन के जरिए, तो वही मैंने बिल्कुल शुरू में कहा, फिर आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को लेके सीरियस नहीं है, फिर आप अपनी पॉलिटिक्स को साधने के लिए 2 दिन की अपनी सत्ता को आप साधने के लिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने का नाटक कर रहे हैं, और फिर इसी कह देता है कि साहब नहीं ये इनका तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर मैं तो चुप ही हो जाऊंगा। फिर मैं क्या कह सकता हूँ? अगर ईसी बोल रहा है और मैं उसे चैलेंज करने की पोजीशन, मैं क्यों इसरार करूँ? कल ईसी खुद ही कह देगा अगर उसको कहना है। 5 साल के लिए बैन है, 5 साल में सरकार बदल जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, पता नहीं कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी, 6 महीने में ट्रिब्यूनल क्या करेगा पता नहीं। सर जिस तरीके से पूरे देश में अभी तो जब मैंने ये बात कही तो कैडर ने मुझे गाली दी, गाली दी, माँ बहन की गालियां दी। मुझे इस बात की तकलीफ हुई कि जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में 3.5 साल मैंने सेल्फलेस खिदमत की उनकी, जिन्होंने मुझे यूज करने के नाम पे मिसयूज किया,
फेस मास्क बना के मुझे यूज किया। जहां जहां चेहरे की जरूरत पड़ी, उत्तर प्रदेश और बिहार से लेके और केरल के बल्लापुरम तक जहां फेस की जरूरत पड़ी, वहां तस्लीम रहमानी को ले जाके यूज किया और मैंने सर झुका के अपने आप को इस जानते बूझते भी इस्तेमाल होने का मौका दिया। और जिस कैडर के बारे में मशहूर है कि वो इस मुल्क का सबसे ज्यादा सालेह तरीन और इस्लाम पर अमल कारबंद रहने वाला एक बेहतरीन तरबियत याफ्ता कैडर है, जिसके बारे में मेरा ये इंप्रेशन है, वो कैडर अगर माँ बहन की गालियां दे रहा है और इल्ज़ाम तराशियां कर रहा है, और मतलब मैं आपको वो जुमले बोल ही नहीं सकता जो मुझे उन्होंने ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी लिख लिख के भेजे। जब इतना उन्होंने लिख दिया तब मैंने वो पोस्ट डाला कि भाई ये गाली देने से ज़्यादा बेहतर है कि आप मेरे सोशल अकाउंट से हट जाइए, अनफॉलो कर लीजिए। तो ये गाली क्यों दे रहे? मत दीजिए गाली, आपको मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ, आप मुझे मत फॉलो कीजिए। एसडीपीआई के कैडरों ने आपको जो बिल्कुल पोस्ट में गाली मैं दिखा दी, सकता हूँ, बदबता। मैं दिखा सकता जी। हूँ कि फायदा नहीं है, अच्छी बात नहीं है बुरी चीजों को फैलाना। आप तो एसडीपीआई में काफी साल रहे और आपकी जो जी 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 मैंने यही कहा कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये कह रहे हैं कि ये बेस्ट मॉरली ट्रेन्ड कैडर है, मॉरली ट्रेन्ड कैडर है, और उसका ये आलम है अगर, तो इस मुल्क में हमारा सोशल बिहेवियर कहाँ जा रहा है, ये सवाल खड़ा हो जाता है कि जो जिनको हम भक्त कहते हैं, उन भक्तों में और इन भक्तों में आखिर क्या फर्क है? अगर हम इन भक्तों की मुखालफत कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन भक्तों की भी मुखालफत करें। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भक्त हर जगह है। सर, जिस तरीके से अभी त्योहार का मौसम चल रहा है, कई जगह गरबा गए मुस्लिम देखने, युवकों को पकड़ा गया, मारा गया, पीटा गया, इसको कैसे देख रहे हैं आप? बुरी बात है, बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए। इस मुल्क वो का कह रहे हैं हमारे प्रोग्राम में आप क्यों आ रहे हो? इस मुल्क, वो उनको मालूम नहीं है कि इस मुल्क का क्या कल्चर है और हज़ारों साल की इस मुल्क की तहजीब क्या है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने देश को सिर्फ आरएसएस की नज़रों से पढ़ा है और इसीलिए आरएसएस को हम बुरा कहते हैं। मुझे याद है अभी 1997 और 98 में मैं जिस सोसाइटी में रहता था, वहाँ होली के त्यौहार के सारे इंतज़ामात मैं अपने हाथ से करता था। रात शाम को होलिका दहन कर सारा इंतज़ाम करना, अगले दिन रंग खेलने का इंतज़ाम करना, ये सारा मैं खुद करता था। और सारे नॉन मुस्लिम थे उस सोसाइटी में, सब खुश होते थे। दिवाली मेला लगता था, दिवाली मेले का पूरा अरेंजमेंट मैं किया करता था। सब बहुत मुतमईन होते थे, भाई रहमानी साहब हैं तो वो सब संभाल लेंगे। और इसके जवाब में ईद आती थी तो ईद मिलन के इंतज़ाम में वो पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरी सोसाइटी, चाहे 10 रुपए दे चाहे 100 रुपए दे, वो इकट्ठा होके ईद मिलन मनाती थी। रात में बैठ के हम कवालियाँ सुनते थे। ये है इस मुल्क का कल्चर, जिसे हमने देखा है, जिसे हमने जिया है। लेकिन आज अगर ये कहा जा रहा है कि गरबा में कुछ शरीर लोग हो सकते हैं, शरीर हर जगह हैं, हर कम्युनिटी में। कुछ मुसलमान शरीर लड़के अगर शरारत करने के लिए वहाँ जा रहे हैं तो उनको पकड़ना चाहिए, पुलिस के हवाले करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या यही हरकत उसी में शामिल कुछ गैर मुस्लिम लड़के नहीं कर सकते? वो भी करते हैं, उनको भी पकड़। तो उसको अगर आप हिंदू मुसलमान के नुक्ता नज़र से देख के इसको प्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब ये कि कुछ एजेंसीज इस मुल्क में हैं जो मजहबी मुनाफरत फैला के इस मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। लेकिन सर, मध्य प्रदेश में घर गिरा दिया गया, सिर्फ आरोप लगा कि वो लोग पत्थरबाजी की थे गरबा पर। वो सब सियासी चीज़ें हैं, उसका हमारे समाजी त्योहारों से और मजहबी त्योहारों से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। वो ताल्लुक जो है सियासी माइलेज हासिल करने के लिए वो ताल्लुक उससे जोड़ा जाता है। लेकिन इसके बावजूद मैं, अब तो खैर गरबा ख़त्म हो गया, कई साल का गरबा का सीज़न ख़त्म हुआ, मैं कहना चाहता हूँ मुसलमान लड़कों से भी कि आप जब माहौल को देख रहे हैं, वही आपको शिरकत करनी है, आप तमीज़ से भी शिरकत कर सकते हैं, छुप के आईडी छुपा के ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाते ही क्यों हैं आप? मत जाइए। अगर दूसरे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो आप मत जाइए, नहीं जाना चाहिए। शर को जितना कम से कम पनपने का मौका दे उतनी कोशिश हमें करनी चाहिए। पे हमारे घर ईद पे लोग आते हैं, बहुत सारे गैर मुस्लिमीन आते हैं, बकरीद पे भी आते हैं, रमज़ान में हमारे साथ बैठ के अफ्तार में बैठते हैं, तो खुले हाथों वेलकम करते हैं। और ये तहजीब है और ये तहजीब बरकरार रहनी चाहिए, इसे सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए।